समतल सड़क पर वाहन के सुरक्षित चाल का व्यंजक। तो कोई भी चीज़ जब सड़क पर चलेगी तो उस पर घर्षण होना जरूरी है। यदि घर्षण ना हो तो वो फिसलेगी। ठीक है, तो उसका वेग किस पर डिपेंड करता है? घर्षण पर, है ना। यदि घर्षण कम है और खूब वेग से जा रहे हो तो ब्रेक मारोगे तो वो जल्दी रुकेगी नहीं और गाड़ी इधर उधर क्या होगी? फिसलेगी। तो घर्षण भी जरूरी है, और घर्षण इतना भी ना हो कि बहुत ऊबड़ खाबड़ हो तो उसके कारण वो चल भी ना पाए। तो हमको एक चीज़ देखना है कि घर्षण भी कम रखना है और गाड़ी की चाल भी क्या रखना है? अधिक रखना है। तो कितना घर्षण हो और कितनी चाल हो उसको हमको देखना है। और दूसरी बात, जब कोई चीज़ मुड़ती है, गाड़ी कब क्या होती है? मुड़ती है। तो मुड़ते समय फिसलने का ज़्यादा चांस रहता है। गाड़ी जब मुड़ती है तो मुड़ते समय क्या, यदि हम स्पीड बढ़ा लिए और गाड़ी को मोड़ रहे हैं तो उस समय ज़्यादा खतरा रहता है। तो हम क्या करें कि मुड़ते समय सुरक्षित निकल जाएं, उसका वेग कितना रखें, है ना। हाई स्पीड में नहीं चल सकते हैं। जैसे सीधी रोड में आप चल रहे हो और हाईवे में चल रहे हो, मोटरसाइकिल ही चला रहे हो तो 80 90 100 की स्पीड चला रहे हो। अब 80 90 100 की स्पीड से मान लो कोई टर्निंग आ गई और उसी स्पीड से आप मोड़ोगे तो हो सकता है कि आप फिसल करके गिर जाओ। तो आपको कितना स्पीड रखना है कि वहाँ पर क्या हो जाए? सुरक्षित आप निकल जाओ। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पर एक कार बना देता हूँ ये, और ये हो गई सड़क। लेकिन ये सड़क कैसी है? ये सड़क को आपको समझना है कि ये टर्निंग पर है। ये किस पर हो गया? टर्निंग पर, है ना। माने ये कार किसी तरह से क्या हो रही है? मुड़ रही है। तो एक कार हो गई, है ना। अब इस कार का हम मान के चलते हैं कि इसका भार भी होगा यार। तो इसका भार मान लेते हैं कि भार हमेशा कहाँ की ओर लगता है? नीचे। तो ये भार क्या हो गया इसका? mg। ठीक है, जैसे मैं खड़ा हूं तो पृथ्वी मुझे खींच रही है, जिसके कारण मेरे पर क्या लगता है? भार। तो पृथ्वी मुझे भर तो नहीं खींचती है, इस संसार में इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं सभी को खींचती है। तो जिस बल से वो खींचती है उसी को हम क्या कहते हैं? भार। और ये भार हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। कहाँ की ओर लगता है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। और पृथ्वी में बताया था कि पृथ्वी कैसी है? मान लो गोलाकार है, ऐसा बना लेता हूँ, ये इस तरह से है। तो यहाँ भी यदि कोई वस्तु है, जैसे यहाँ पर है कोई आदमी या कोई कार ही चल रही, तो ये कार नीचे ना गिर जाएगी एक हिसाब से। लेकिन ये कहाँ की ओर खींची जा रही है? केंद्र की ओर। हर वस्तु कहाँ की ओर खींचती है? केंद्र की ओर। ऐसे जो भी वस्तु होगी, जो भी पेड़ पौधे होंगे, पानी है, हवा है, इस धरती पर जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ की ओर खींचती हैं? केंद्र की ओर खींचती हैं। इसलिए लटके हुए के बाद भी ये हम लोग यहाँ गिरते नहीं है। और मैं उस दिन भी बताया था कि हम लोग जो है यहाँ पर लटके हुए हैं। क्या हैं? लटके हुए हैं। और हमको खींच कौन रही है? पृथ्वी खींच रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम भार देख रहे थे, यहाँ पर ये वस्तु का भार कितना हो गया? mg। समझ में आ गया। एक होता है अभिलंब प्रतिक्रिया। अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा वस्तु के कहाँ की ओर लगता है? ऊपर की ओर। जैसे मान लो ये वस्तु है, यहाँ पर ये वस्तु है, तो इस वस्तु में पूछो कि अभिलंब प्रतिक्रिया क्या है, तो इसके ऊपर एक लंब खींच दो। ये जो लंब जहाँ जा रहा है वही इसका क्या कहलाया? अभिलंब प्रतिक्रिया। यदि वह वस्तु को मैं तिरछा कर दूं तो इसका लंब भी क्या होगा? तिरछा ही होगा। इस पर लंब होना चाहिए। वस्तु के लंबत ही क्या होता है? अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया है इसका, ये कहाँ की ओर लगेगा यार? ऊपर की ओर। और ये होता है r। ठीक है, तो भार कहाँ लगा? नीचे। और अभिलंब प्रतिक्रिया कहाँ लगा? ऊपर। ठीक है, मान लो ये कार इधर की ओर आगे की ओर जा रही है, तो घर्षण बल कहाँ की ओर लगेगा यार? हाँ, घर्षण बल इसमें कहाँ लगेगा? पीछे की ओर। तो इसको मैं लिख देता हूं क्या? F। ये इसका क्या कहलाया? घर्षण बल कहला गया। तीनों बल क्लियर हो गए। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि कोई कार है जो वृत्तीय समतल सड़क पर चलती है। कैसी सड़क है ये? वृत्तीय, है ना। वृत्ति का मतलब ये है मोड़ पर चलती। पूरा वृत्त मत समझो, वृत्त का टुकड़ा है तो उसको भी हम क्या मानेंगे? वृत्ति मोड़, है ना। अब ये जब चलेगी तो इसमें 3 तरह का बल लग रहा है। समझ में आ रहा कौन कौन सा बल लग रहा है?
एक वस्तु का भार कहाँ की ओर, नीचे की ओर। फिर ये अभिलंब प्रतिक्रिया वस्तु के लंबवत। फिर ये है घर्षण बल वस्तु के गति के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो अब इसका शब्द बनाना है हमको। शब्द बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, माना कार का भार m है, कार का द्रव्यमान क्या है, m है। हाँ ऐसा भी बोल सकते हो, माना, ठीक है वहां से भी चालू कर दो तो इतना ही बात है। माना कार का द्रव्यमान m है जो वृत्तीय समतल सड़क पर मुड़ रही है, जिसका वेग v है और त्रिज्या r है। क्योंकि जब वो मुड़ेगी तो ऐसा समझ लो, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये सड़क है, यहाँ से कार आई और ऐसे गई, इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। अब सड़क में चलोगे तो आपको केंद्र दिखाई नहीं देगा, लेकिन गणित के हिसाब से हम यहाँ पर मान लेंगे कि यहाँ क्या है, केंद्र, और इसकी त्रिज्या क्या है, r। और यहाँ पर सड़क में ये कार जो है कहाँ की ओर चल जा रही है, आगे की ओर इस तरह से बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान कितना है, m है, और वेग कितना है, v है। ओरिजिनल चित्र ऐसा होना चाहिए, पर व्यवस्थित करने के लिए हम ये कर लिए, है ना। तो क्या हो गया, इसी को पढ़ देना। क्या है, माना एक कार है जिसका द्रव्यमान m है, वेग v है, त्रिज्या वृत्तीय समतल सड़क पर मुड़ रही है, जिसकी त्रिज्या क्या है, r है। इस तरह से हमको शब्द बनाना है। तो चलिए शब्द बनाइए यार फिर से। क्या, माना एक कार है जिसका द्रव्यमान m है, वेग v है, r है। और उल्टा भी बोल सकते हैं, यहां से भी चालू कर सकते हो, कोई क्रम नहीं होता है इनको बोलने का, बस नाम है, यहां से चालू कर सकते हैं। माना वृत्तीय समतल सड़क पर एक कार चल रही है। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, माना वृत्तीय समतल सड़क पर एक कार चल रही है जिसका द्रव्यमान m, वेग v और मार्ग की त्रिज्या r है। ठीक है, तो इस पर लगने वाले बल, है ना। तो लगने वाले बलों को हम देखते हैं, लगने वाले बल कौन कौन से हैं। तो चित्र को देखना है। यहाँ पर अभी आपको कितने बल दिख रहे हैं, 3। हाँ, ये जो F लिखा है, हाँ F का मतलब ये बल है। ठीक, ये प्रतीक है, घर्षण बल का प्रतीक है, ये भार का प्रतीक है, या अभिलंब प्रतिक्रिया का प्रतीक है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी बल बता दो, कोई क्रम नहीं है, किसी को भी लिख दो। क्या लिख दूं सबसे पहले, हाँ इसको बोलेंगे क्या, अभिलंब प्रतिक्रिया। जो चित्र में दिख रहा है उसको लिखना है। क्या हो गया, अभिलंब प्रतिक्रिया। ये क्या हो जाएगा, r। और दिशा भी बताना है, कहाँ की ओर लगता है, हाँ ऊपर की ओर। इसको नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, वस्तु के लंबवत। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा कोई बोल दो। ये द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान तो m भर होता है, mg क्या है, हाँ वस्तु का भार। क्या सूत्र है उसका, mg लिख देता हूं। कहाँ की ओर लगता है, नीचे की ओर, या कह सकते हो पृथ्वी के केंद्र की ओर। इसको पूरा क्या कह सकते हैं, पृथ्वी के केंद्र की ओर। क्लियर हो गया। हाँ, अब आगे तीसरा बल बताओ, घर्षण बल। क्या लग रहा है, घर्षण बल, है ना। घर्षण बल ये क्या है, F है। ये कहाँ लगता है, गति के विपरीत, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, ये क्या हो गया, गति के विपरीत। ठीक, और एक बल और लगता है जो इसमें नहीं दिख रहा है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में मुड़ती है तो उस पर लगता है अभिकेंद्र बल। क्या लगता है, अभिकेंद्र बल, केंद्र की ओर बल लगता है। जैसे आप जब कहीं पर मुड़ते हो मोटर साइकिल से, तेज गति में हो, तो थोड़ा क्या करते हो, झुकते हो। क्यों झुकते हो, क्योंकि आपका बल कहाँ की ओर लगता है, केंद्र की ओर। और जितना आप तेज जाओगे उतना आपको झुकना पड़ेगा। और कल मैं मौत की कुआं वाला सिद्धांत दिखाया था कि उसमें जो है जितनी स्पीड बढ़ाते हैं उतना हमको क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, और हम बैलेंस हो जाते हैं, हम गिरते नहीं हैं। तो मौत के कुआं वाले भी दीवालों पर अपनी कार वार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। वजह ये है कि स्पीड बढ़ाएंगे, झुकना पड़ेगा, जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा झुकना पड़ेगा। और जब अधिकतम स्पीड होती है तो कितने के कोण पर झुक सकते हैं, 90 के, है ना। यदि स्पीड कम हो जाएगी वो तुरंत ही क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो उनकी स्पीड फिक्स रहनी चाहिए, ज़्यादा अधिकतम रहनी चाहिए, तभी वो बचते हैं। तो जो केंद्र की ओर लगता है उसको कौन सा बल बोलते हैं,
अभिकेंद्र बल। ठीक है, चारों बल समझ में आ गए। और जो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है वो होता है mv²/r। और ये कहाँ की ओर है लगता है? मार्ग के, mv²/r है, स्क्वायर लगा, मार्ग के केंद्र की ओर। ठीक है, ये कहाँ की ओर लगता है? मार्ग के केंद्र की ओर। क्लियर हो गया इतना? ठीक, तो इस तरह से ये चार बल लगते हैं। अब यदि संतुलन की अवस्था आ जाए कि ये गाड़ी फिसल इसल नहीं है, बढ़िया चल रही है, तब इसमें चारों बल किस तरह से एक दूसरे को व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ देख रहे होगे जो अभिलंब प्रतिक्रिया है वो किसको बता रहा है? भार को। तो यहाँ पर संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा? संतुलन की अवस्था में बताओ क्या? R बराबर क्या हो गया? mg। ठीक है, एक ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा F बराबर क्या हो गया? जो F आया है ये क्या हो जाएगा? mv²/r। जो घर्षण बल है वही जो है ये अभिकेंद्र बल देता है। घर्षण बल ही क्या किस में बदल जाता है? अभिकेंद्र बल में। तो यहाँ पर ये संतुलित करता है किसको? अभिकेंद्र बल को, mv²/r। ठीक, अब मैं यहाँ पर कितने समीकरण हो गए? 2। अब दोनों समीकरण में क्या करना है? मैं बोला था कि जिसमें mv²/r आए उसको ऊपर रखा जाता है और जिसमें ये mg आए उसको कहाँ रखना है? नीचे। मतलब हमको भाग करना है। ठीक, और मैं ये भी बताया था कि इसमें कोई क्रम नहीं है कि कौन सा पहला होगा कौन सा दूसरा। यदि आप इसको ऊपर लिख देते हो, इसको नीचे लिख देते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर हमको क्या कर देना है? भाग करना है। तो चलो भाग करके देखते हैं इसमें। तो भाग करके देखेंगे तो देखो किस समीकरण में किसका भाग करूं यार? समीकरण 2 भागे क्या करने पर? 1 करने पर। हमेशा इसी को ऊपर रखना है। मान लो इसको मैं ऊपर लिख देता और इस वाले को नीचे लिख देता, तब लिखते समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर। अब भाग कैसे करते हैं? यहाँ पर ये समीकरण 2 है, यहाँ भी 2 है, तो पहले 2 वाले को लिख लेते हैं। ये f हो गया 2 का, है ना, और फिर उसके बटे में क्या लिखना है? 1। तो बटे में क्या हो जाएगा? r, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा? फिर 2 का, ऊपर क्या है? mv²/r और नीचे क्या है? mg। इसमें देखोगे कुछ चीजें ये कट जाती हैं, ये कट गया mm। जो f/r होता है ये घर्षण गुणांक के बराबर होता है। इसको किससे दर्शाते हैं? म्यू से। ये f है घर्षण बल, ये अभिलंब प्रतिक्रिया। तो घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक। यहाँ घर्षण गुणांक की परिभाषा भी बन जाएगी। क्या क्या बोलो तो? ये इसका नाम घर्षण बल और इसका नाम अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या बोलते हैं? घर्षण गुणांक। तो यहाँ इसको म्यू लिख देंगे। यहाँ देखो हल करो तो v² और बटे में क्या हो जाएगा? rg। यहाँ थोड़ा बता देंगे कि जो f/r है वो किसके बराबर है? म्यू का, और इसका मतलब क्या होता है? घर्षण गुणांक। ठीक है, अब इसमें हमारा टारगेट था v को निकालना। किसको निकालना? v को। तो इस r को और g को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? म्यू rg, यही होगा। बचेगा क्या बराबर? v²। तो उधर न लिख के मैं इधर लिख दूं, ये क्या हो जाएगा? v²। अब इसका स्क्वायर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? रूट में आ जाएगा। v अंडर रूट क्या हो गया? म्यू rg। ठीक, इसका मतलब है कि इसका वेग या तो इसके बराबर हो या इससे क्या हो? कम हो, म्यू rg। यहाँ पर देखो 2 चिन्ह लग गए, दोनों चिन्ह का मतलब समझो। यहाँ पर ये जो नीचे डंडा खींचा है वो बताता है बराबर और इसका मतलब है कम। यहाँ पर ये मुंह बंद है और उधर मुंह खुला है, तो छोटा बड़ा का चिन्ह मत समझो, ये समझो कि जिस साइड मुंह बंद है वो छोटा है और जिस साइड खुला है वो क्या है? बड़ा है। तो v का मान इससे बड़ा होना चाहिए क्या? इससे क्या हो? या तो छोटा हो या इसके बराबर हो, तो हम सुरक्षित चाल से उसको पार कर सकते हैं। जैसे मान के चलो इस सूत्र से मैं घर्षण निकाल लिया, इसका r का मान निकाल लिया और गुरुत्वीय त्वरण का मान तो पता ही रहता है। इसको हल करा तो वेग का मान कितना आया? मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब मैं इससे इस रास्ते से गुजरूंगा, है ना,
तो मेरी स्पीड या तो 60 के बराबर हो या 60 से कम हो। यदि मैं 60 से 61 62 भी गया तो यहां से नहीं मुड़ पाऊंगा, मेरी कार इससे रोड से